हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। वेक्टर पार्ट 3 है ना। आज का जो वीडियो है हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो इसमें क्या क्या हम लोग टच करने वाले हैं, वेक्टर एडिशन, लेकिन अलजेब्रिकली है ना। अलजेब्रिकली हम एडिशन सीखेंगे, राइट। वेक्टर इन 3D असल में वेक्टर 3D में होता है, ऐसे कुछ इस तरह से है ना, 3 डायमेंशनल होता है। तो और रियल सेंस में वेक्टर वही होता है 3 डायमेंशन में, तो उसको देखेंगे। फिर 3D वेक्टर एडिशन, वेक्टर 3D में अगर दिया हुआ है एक वेक्टर तो उसको कैसे ऐड करेंगे, ये भी हमने देखना है। और यूनिट वेक्टर इन 3D, 3D का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इन 4 टॉपिक को ऑलमोस्ट हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पहले हम वेक्टर एडिशन अलजेब्रिकली लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ये हमारा वेक्टर एडिशन अलजेब्रिकली अलजेब्रिकली जेब्री है ना। ये हमारा वेक्टर एडिशन अलजेब्रिकली ये हम देखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल किसको लेते हैं, किसको हम दो, मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे। तो मान लो ये एक वेक्टर हो गया और दूसरा एक वेक्टर मैं और ले लेता हूँ, ये एक वेक्टर हो गया। अब इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो या तो इनके बीच का एंगल दिया हुआ हो भाई, या तो इनके बीच का एंगल जो है दिया हुआ हो। मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और यहाँ पे दे दिया कि ए और बी के बीच का वेक्टर जो है, सॉरी एंगल जो है थीटा है या इतना डिग्री है, जो भी है दे दिया हो। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो हमें देख के कैसे पता चलेगा कि कितने डिग्री का है। तो देखो हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने एडिशन करना सीखा था ना, वेक्टर को ऐड करेंगे। इसको इससे ऐड कर दिया हमने, ये ऐड कर दिया बेटा। चलो, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर एंगल तो यही वाला होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल नहीं है। तो फिर एंगल क्या है, आपने ऐड कर दिया ना, ऐड कर दिया ना, तो फिर एंगल कौन सा है, तो एंगल बेटा ये आगे, इसी को आगे बढ़ा लो, इसी को आगे बढ़ा लो ऐसे। सेम है ना, सेम लाइन में, उसी लाइन में आप क्या करोगे, आगे बढ़ा लोगे ऐसे, ये आगे बढ़ा। तो अब ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ना, ये एंगल है। ये बात समझ में आई, ये एंगल है। या फिर इस तरफ आगे, अगर नीले वाले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, आपका कहना है कि सर नीले वाले को ही क्यों, मैं तो पीले वाले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो पीले वाले को आगे बढ़ा लो। ये लो, आपने पीले वाले को आगे बढ़ा लिया, तो आपका एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो ये दोनों बराबर ही तो होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर ही तो होता है। तो ये बात समझ में आई कि भाई दो वेक्टर जब भी होगा, एक वेक्टर आपने ऐसे लिया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपने ऐसे ले लिया, ये आपने ऐड कर लिया, तो ये एंगल नहीं होगा इनके बीच का, ये नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, आपको इसको आगे बढ़ा लेना है, या तो ये ले लो, या तो ये थीटा ले लो, है ना। या तो इसी का अपोजिट देखो, इसको अगर आगे नहीं बढ़ाए तो इसको आगे बढ़ा लो ऐसे, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ा लो और ये ले लो। तो देखो इधर आगे बढ़ाए थे, ये इस तरफ और ये, तो या तो ये वाला एंगल ले लो या तो ये, तो दोनों बराबर होता है ना। तो ये एक तरीका हुआ, जब हम हेड को टेल से जोड़ रहे हैं तो एंगल कैसे पता करेंगे। लेकिन अगर सिंपल सिंपल अगर हमें पता करना हो कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो रहा है, तो देखो तब तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल है ना। मान लो मैं फिर से अब दूसरा दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये एक वेक्टर हो गया, राइट, उसी के बराबर है, ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। देखो नहीं, अगर बराबर समझ में आ रहा है तो चलो इसके बराबर का ही एक वेक्टर ले लेते हैं। ये हमने इसके बराबर का एक वेक्टर ले लिया यहाँ पे, और सेम पीले वाले के बराबर का एक वेक्टर ले लेंगे। तो रुक जाओ, हाँ, ये हमने पीले वाले के बराबर का एक वेक्टर ले लिया और इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, टेल से टेल को जोड़ेंगे, ये हम टेल से टेल को मिलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, देखो ये टेल से टेल को मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, चूंकि मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको, इस वेक्टर को आगे बढ़ा लेता हूँ, तो अब इस वेक्टर को भी मैं, ये देखो टेल से टेल मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया बेटा। अब टेल से टेल मिलाया तो हमारा एक एंगल बन रहा है ना। अब देखो ये सिंपल एंगल, ये समझना ज़्यादा आसान है। तो ये अब देखोगे, ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मैं नाप के दिखा दूँ, चलो मैं नाप के दिखा देता हूँ। अब ये छोटे क्लासेस का ज्योमेट्री है जो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो ये बराबर आ रहा है ना बेटा, ये एंगल बराबर आ रहा है ना। फिर आपको रोटेट करा के दिखा देता हूँ, है ना। यस, देखो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर आ रहा है ना। तो हमने वेक्टर को दो तरह से, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है वो हमने समझ लिया, ठीक है।
या तो आप जिस तरह से वेक्टर को ऐड करते हो, उसके हेड, एक का हेड दूसरे का टेल, और इस तरह से ये अंदर वाला एंगल नहीं लेना है, बल्कि लाइन को आगे बढ़ा लो और जो बाहर तरफ एंगल बन रहा है वो आपका इन दो वेक्टर के बीच में एंगल है। या तो उनके टेल से टेल को जोड़ो और जो सामने एंगल दिख रहा है ना, जो सामने एंगल दिख रहा है ना, वही आपका इन दो वेक्टर के बीच में एंगल है। ये बात समझ में आ गई। तो इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन, मान लो मैं ये बोलता हूँ कि भाई इनका कुछ रिजल्टेंट भी तो होगा, है ना, और वो रिजल्टेंट मैं या तो देखो ऐसे ले लूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर, या तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना, या तो क्या है, इसका पैरेललोग्राम लॉ बनाऊंगा ना बेटा, पैरेललोग्राम, देखो मैं पैरेललोग्राम रूल बनाऊंगा, और रुक जाओ, हाँ ये मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा, तो पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम रुको मैं बना लेता हूँ यहाँ से, ये देखो ये पैरेललोग्राम मैं बना लेता हूँ। ये थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर हो सकता है पैरेललोग्राम बनाने में, तो इधर से मैंने, नहीं नहीं नहीं, ये हमने लो पैरेललोग्राम बना लिया, इसको ये बना लिया। अब क्या करना होता है, इसको आगे बढ़ा लेंगे, है ना। तो दो तरीके से हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी निकालना सीखा था ना। एक तो कौन सा रूल, एक जो रूल था हमारा वो हेड से टेल को जोड़ना, और एक अगर टेल से टेल को जोड़ लिया तो पैरेललोग्राम। अब देख सकते हो दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑलमोस्ट बराबर है। पैरेललोग्राम बनाने में डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है एक दूसरे के साथ, है ना, बट मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मान लो, है ना। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि भाई दोनों तरीके से हमने, अब ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर आर है, ऐसा सोचो कि ये जो है वेक्टर आर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो ये भी वही रिजल्टेंट वेक्टर ही है। ये क्या है, वेक्टर ए है, और ये वाला क्या है हमारा, वेक्टर बी है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर को किस तरह से जोड़ा है, सिंपल हेड से हेड टेल को मिलाया और जोड़ दिया। यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल से जोड़ा है, एडिशन किया है, तो दोनों में रिजल्टेंट तो हमारा सेम आया है ना। लेकिन एक तरीका तो ये भी है कि अलजेब्रिकली हम इसको कैसे जोड़े। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, इनके बीच का एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल, दिस इज एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर के बीच, बी के बीच में या तो ये एंगल लो या तो ये, दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों क्या बल्कि तीनों, ये तीनों बराबर होगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, प्लस, मैं इसको रुको, यहाँ पे जगह है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ होता है, लेकिन पूरा पाइथागोरस थ्योरम नहीं होता है। रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, और कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसको देखो, रिजल्टेंट वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड पता कर लूँगा, यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड पता करूँगा, लेकिन मुझे डायरेक्शन एंगल पता होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल क्या है वो यहाँ पे थीटा की जगह पे रखूँगा। ये बात क्लियर है। जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ कि 60 डिग्री है, ये जो है ना बेटा, ये थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, तो मैं इसका वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक। ये मान लो 4 है, a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 5, ऐसा है, तो मैं इसका लेंथ बता सकता हूँ कि ये कितना है। यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करूँगा और आ जाएगा। चलो देख लेते हैं ना, चलो देख लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, a क्या है 4 का स्क्वायर, है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस, है ना, बाकी क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 इंटू ए कितना है भाई 4 है, बी कितना है 5 है, कॉस थीटा, तो कॉस 60, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 जो है साइन 30 के बराबर होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो इस पूरे की जगह पे, इस पूरे को अगर मैं मिटा दूंगा, कॉस 60 क्या हो जाएगा मेरा 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 1/2 रख लूँ, तो ये मेरा जो है 1/2। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ये जो है मेरा वैल्यू जो भी आ जाएगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो। अच्छा नहीं सॉरी, एक चीज़ और है ना, वेक्टर आर का स्क्वायर भी होगा, देखो यहाँ पे वेक्टर आर का स्क्वायर होगा, तो चलो कर लेते हैं ना। तो वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा 16 प्लस 5 है ना, ये 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 20। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये फाइनली कितना आ गया, ये फाइनली जो है कितना हो गया भाई 45 और 6
51 61 आ गया ना, ये जो है हमारा 61 आ गया ना। तो आर रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर जो है 61 के बराबर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, रूट के अंदर 61। अब रूट के अंदर 61, ये जो है ना बेटा, ये रूट के अंदर 61 होगा, है ना। अब देखो 64 अगर होता तो 8 के कुछ बराबर होता, अगर ये थोड़ा सा बढ़ा देता तो 8 के बराबर होता, मतलब 7 और 8 के बीच में है। तो मैं एक मोटा मोटी ऐसा बोलता हूँ कि ये 7.7 बोल दो, और ये है, ये 7.7 होगा, क्योंकि देखो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 7.7 होगा। तो हम जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना, देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है मैं दिखाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ ऐसा होता है, वही a स्क्वायर b स्क्वायर साइन थीटा ही होता है ना। ये एक हमारा वेक्टर हो गया और ये एक दूसरा वेक्टर हो गया बेटा, है ना। और इनके बीच का जो एंगल है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, ये लो, ये थोड़ा और बढ़ा लिया, और इनके बीच का एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है। देखो तो ये वाला तो नहीं लूँगा मैं ऐसे करूँगा, ऐसे लूँगा ना बेटा, और इसको जो है ऐसे लूँगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 है ना। मतलब अगर इधर 90 है, इधर 90 है, तो इधर भी 90 होगा। तो मतलब इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई उसके उठा के यहाँ पे ले जाओ, देखो 90 डिग्री ही तो बन रहा है ना। ये 90 डिग्री छोड़ दो यहीं पे, है ना। इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं 90 डिग्री बोल देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, ये मिट गया, ये भी मिट गया, है ना। ये सब मिटा दो, और इनके बीच का जो एंगल बना वो हमारा 90 डिग्री है। ये वेक्टर ए है मान लो, और ये जो है ना, ये जो है 3 के बराबर है। ये वेक्टर बी है, और ये जो है ना बेटा 5 के बराबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आएगा, ठीक। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे मैंने दोनों का क्या कर दिया है, टेल को ही जोड़ दिया। तो पैरेललोग्राम लॉ से भी तो निकाल सकता हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और मैं अलजेब्रा से निकालूंगा। तो ठीक है, जो भी होगा वो एक रिजल्टेंट वेक्टर ही तो होगा। तो मैं बोलूँगा रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए की मैं चलो लिख लेता हूँ, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉस व्हाट, यहाँ पे क्या है कॉस 90, ठीक है ना बेटा, कॉस 90। तो देखो अब इसमें देखेंगे टर्म्स कितने हैं, मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊँ तो कितने टर्म्स है, एक टर्म्स तो ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म पूरा यहाँ से यहाँ है। तो देखो जब 90 डिग्री होता है कोई चीज़, तो फॉर्मूले में सिर्फ क्या आता है मेरे, देखो फॉर्मूले में क्या आने वाला है, वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, यही आने वाला है। ये टर्म फिर क्या होगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, देखो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ज़ीरो। तो ये टर्म, ये जो पूरा टर्म है, ये कॉस 90 ये क्या है, ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी क्या आ जाएगा, 5 3 जब सॉरी ये 4 रख देता हूँ मैं, ये 4 है मेरा, है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में फिट नहीं बैठेगा। तो इसको जो है ना मैं एक मिनट, ये जो है हमारा, हाँ ये 4 है ना, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं इसलिए रखता हूँ ताकि ये रिजल्टेंट 5 आ जाए, है ना। मुझे मालूम है एक मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट लिया हुआ है। तो अब देखो ये 2 इंटू 4 8 8 5 जा 40, 40 इंटू 0 40, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 4, ये 0 है ना, मतलब ये पूरा टर्म, ये पूरा क्या है 0 हो जाएगा। मैं 0 को जिससे मल्टीप्लाई करो 0, तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आर स्क्वायर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या होगा, देखो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ कि भाई मेरा रिजल्टेंट वेक्टर तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, मैं इसको ऐसे भी तो रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। हाँ देखो ये भी तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये क्या है, ये एक हाइपोटेन्यूस ही तो है। ये बात समझ में आ रही है। तो हाइपोटेन्यूस हम कैसे निकालते हैं, अब देखो मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरा आर वेक्टर। तो भाई पता है बी का स्क्वायर करोगे प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, इसलिए ये टर्म क्या हो गया 0। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, असल में देखोगे ना तो उसमें आगे भी 2 इंटू ए बी कॉस थीटा होता है। चूँकि कॉस 90 0 हो जाता है, तो ये 2ab जो टर्म है ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो बचता है वो सिर्फ इतना ही। तो 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर को एडिशन कर रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बनना है तो सिर्फ इतना आएगा, अदरवाइज कोसाइन थीटा भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, मतलब ए का स्क्वायर करूँगा, देखो मैं सिर्फ ए का स्क्वायर करूँगा, ए कितना है, ए मेरा 3 है,
तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 3 का स्क्वायर करूँगा ना, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 25। तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा ना, तो ये रूट के अंदर 25, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, यानी वेक्टर आर किसके बराबर हुआ बेटा, 5 के बराबर हुआ। ये कहानी समझ में आई कि वेक्टर को हम एल्जेब्रिकली कैसे जोड़ते हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ में आई। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी में 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा उन दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई टेल से टेल जोड़ो, जो एंगल बनेगा वो उनके बीच का एंगल होगा, या हेड से अगर टेल जोड़ रहे हो तो आगे बढ़ाओ, मतलब अंदर वाला नहीं लेना है, ये बाहर वाला है ना, इस तरह से। तो चलो ये तो हमने समझ लिया कि फार्मूला, इसको प्रूफ करना है ना, इसको डिराइव करना है कि भाई ये जो फार्मूला है ये आया कैसे। रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला है आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये क्यों होता है इसको हम प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलो हम प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है, तो मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ, मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ। मेरा मान लो एक वेक्टर जो है ये वाला हो गया, कुछ ऐसे मान लो ऐसे हो गया, और दूसरा वेक्टर जो है दूसरा वेक्टर को मैं पीला कलर का कर लेता हूँ, और दूसरा वेक्टर मेरा ऐसे हो गया, ये मेरा दूसरा वेक्टर है ना। और इन दोनों वेक्टर को मैंने ऐसा जोड़ा हुआ है, ऐसा जोड़ा हुआ है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल देखो ये होगा, रुको, हाँ इनके बीच का एंगल जो होगा वो तो ये होगा ना बेटा, ये वाला इनके बीच का एंगल होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो यही होगा ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, पहले इनका रिजल्टेंट मैं जो है निकाल के अपने पास रख लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे कि करना क्या है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बात समझ में आई। चलो अब इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, और ये हमारा वेक्टर आर है, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा है। इसी को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं पहले तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँगा, मैं इस फिगर को और आगे बढ़ा लूँगा, कुछ यहाँ तक, या मतलब जहाँ तक बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूँगा ताकि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर सकूँ। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पे देखो, इस पे ऐसा सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब देखो ये डिस्टेंस अलग है, ये अगर डिस्टेंस की बात करूँगा मैं यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस बिल्कुल ही अलग है। ये जो है यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस देखो, ये दो अलग अलग डिस्टेंस है ना। ये हरा वाला ए है, और यहाँ से यहाँ क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। ये क्लियर। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हाँ, अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दो वेक्टर को आप जोड़ रहे हो, ये भी तो एक वेक्टर थोड़ी देर के लिए मान लो, इसको एक वेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए। रुको रुको, कलर कौन सा लिया जाए, हाँ लाल कलर का ले लिया जाए। अरे लाल कलर का ऐसा ले लेते हैं, नहीं उल्टा हो जाएगा। रुको, ये लाल कलर का ये वेक्टर हमने ले लिया। तो आप ऐसा सोचो कि ये लाल कलर का और ये जो मैजेंटा कलर है, ये दोनों वेक्टर है, जिसका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, ये पीला वाला आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि ये पीला वाला और हरा वाला ही हमारा असल वेक्टर है, लेकिन हम ये सारी कहानी बना रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कहानी बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर ये b है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा b cos थीटा, यही होगा ना भाई। अगर आपने ऐसा कुछ ऐसा बनाया है, ये एंगल है कुछ थीटा है, ये r है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा r cos थीटा हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला r sin थीटा, या इधर वाला r sin थीटा हो जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया था।
तो उसी के बिहाफ पे हमने सॉल्व करना है, इसको प्रूफ कर देंगे, है ना। तो देखो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये अगर b है, ये पीला वाला b है, तो ये क्या हो जाएगा b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हमारा b वेक्टर b साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा होने वाला है ना, ये b साइन थीटा और ये b cos थीटा। तो अब देखो ये पूरा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये वाला, फिर ये वाला, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ ना। तो चलो कर लेते हैं भाई। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये दोनों तो क्या है, देखो ये एक लेग्स है, ये पूरा एक लेग है और ये एक लेग है, तो इनका स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही तो हम करने वाले हैं। तो ये लेग कितना है, एक लेग जो है, देखो पहले ये r वेक्टर r का, देखो इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अगर इसको करूँगा ऐसे कि भाई वेक्टर r का स्क्वायर, ये वेक्टर r का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा वेक्टर a प्लस बी कॉस थीटा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये दोनों, चलो वेक्टर अभी लगाना कोई खास ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, बट ठीक है प्रैक्टिस में रहेगा तो अच्छा है। तो देखो इसका स्क्वायर हो गया, ये वाले लेग्स का यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ये वाले लेग का स्क्वायर हुआ। अब ये क्या है, इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या है, प्लस लगा के b साइन थीटा का स्क्वायर, b साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, है ना। तो देखो ये दो टर्म है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो टर्म है, एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म बेटा ये है। तो ये a प्लस बी दो टर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो करो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कर लो। ये वेक्टर r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 2 a टर्म और b टर्म, तो 2 इंटू a, देखो 2 इंटू पहला टर्म a है तो a लगा लिया, और दूसरा टर्म क्या है, b cos थीटा है। समझ आ रहा है भाई, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, फिर प्लस और दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो दूसरे टर्म का स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर cos थीटा। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, फिर प्लस क्या है, b स्क्वायर, b साइन थीटा स्क्वायर, b स्क्वायर साइन थीटा भी होता है ना, b स्क्वायर साइन थीटा, दोनों एक चीज़ है, ये चीज़ और ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये समझ में आया। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि हाँ ये जो है, ये देखो यहाँ पे ये b स्क्वायर कॉस थीटा, b स्क्वायर साइन थीटा। तो मैं अगर इन दोनों में से b को क्या करता हूँ, b को बाहर निकाल लेता हूँ। ये असल में ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये b पे भी स्क्वायर रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। यहाँ पे देखो b पे भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ भी ये दूसरा टर्म b पे भी स्क्वायर होगा और कॉस पे भी स्क्वायर होगा, तो कुछ ऐसे आने वाला है। अब देखो यहाँ से मैं ना b स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ, b स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बचेगा बेटा, है ना, ये चीज़ बचने वाला है। तो मैं अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी कॉस थीटा प्लस, ये देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाता है, 1, यानी b स्क्वायर इंटू 1, और b स्क्वायर इंटू 1 क्या बन जाएगा बेटा, b स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर है। तो देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आया कि नहीं आया, ये जो है फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। भाई मैंने यहाँ पे थीटा कोई कांस्टेंट तो रखा नहीं था, थीटा तो वेरिएबल था, कोई भी एंगल ले सकते हो, तो मैंने कोई भी एंगल, तो अब कोई भी एंगल के लिए फार्मूला बन जाएगा। तो देखो वही चीज़ आया हमारे पास। तो इसको हमने प्रूफ कर लिया कि भाई अल्जेब्रिकली एक तो हमारे सामने ये फार्मूला है जिससे हम ऐड करते हैं, और दूसरा इसको हमने डिराइव कर लिया, है ना। इस वीडियो को एक बार और से देखना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो इसके बाद हमारा क्या है, क्या समझना था भाई, वेक्टर इन 3D अल्जेब्रिकली कैसे जोड़ा जाता है हमने समझ लिया जाए, कैसे घटाया जाता है ये भी समझ जाओगे ना। मतलब अब देखो यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगा, अगर घटाओगे ना तो माइनस टर्म आ जाएगा, कैसे वो, चलो थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया दे देता हूँ
कि अलजेब्रिकली अगर दो वेक्टर को घटाना हो, एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर आपका जो है कुछ ऐसे है, ठीक है, तो इनको घटाना है, मतलब ये ए वेक्टर है, देखो ये मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर ए प्लस माइनस, ऐसा ही करोगे ना बेटा। तो बी का मैं उल्टा वेक्टर बनाऊंगा, एक बी का तो मैं उल्टा वेक्टर बनाऊंगा ना, लो मैंने एक बी के लिए उल्टा वेक्टर ऐसे लिया, और हाँ यस, ये उल्टा वेक्टर मैंने बना लिया। और अब मेरा ये असल मेरा ये है, ये मेरा माइनस बी है, रुको इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये मेरा माइनस बी वेक्टर है। तो अब इसको मैं पहले क्या करूँगा भाई, जोड़ दूंगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो इसको ले जाके जोड़ देता हूँ, या फिर एंगल जैसे निकालना है, जैसे भी एंगल जो निकालना है हमें, तो चलो मैं जोड़ ऐसे अगर करूँगा तो इनके बीच का एंगल भी पता चल जाएगा हमें, या ऐसे करूँगा तो एंगल कौन सा है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं, तो एंगल कौन सा है बेटा इनके बीच का, इनके बीच का जो एंगल है वो ये है, ये है ना। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड, अब देखो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, वो 90 से ज़्यादा है, राइट, तो cos 90 जो होता है, cos में जो 90 होता है वहाँ तक तो पॉजिटिव आता है, देखो यहाँ पे cos 0 इज़ इक्वल टू 0, cos 90 इज़ इक्वल टू, सॉरी cos 0 1 होता है, और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। अब उसके बाद क्या होता है, cos 110, तो ये नेगेटिव में आ जाता है, ये जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में आएगा, देखो ये cos का वैल्यू, ये वाला cos का वैल्यू है, ये वाला यहाँ पे cos का वैल्यू है, रुको इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये cos का वैल्यू, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये तो साइन का वैल्यू हो गया, cos का वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो cos बेस, ये बेस है, बेस अपॉन में पर ये हाइपोटेन्यूज। अब ये थोड़ा सा और आपने इसको ऐसे ले लिया, तो बेस अभी भी आपका पॉजिटिव है ना, और हाइपोटेन्यूज तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, राइट। अब यही चीज़ चलते चलते इधर आ गया, तो इधर आ गया तो ये एंगल तो बढ़ गया ना, एंगल तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना बेटा, तो आपका बेस कैसा हो गया, आपका बेस नेगेटिव हो गया, तो यानी cos 90 प्लस थीटा नेगेटिव में आ जाता है ना, ये याद रखना है कि cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्लियर है। तो ये देखो ये 90 से ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू जो भी अब आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, आपने दो वेक्टर को माइनस किया है ना, तो ये क्या बनेगा पता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, समझ में आया ये चीज़, ये cos थीटा का वैल्यू चूँकि होगा ये प्लस, लेकिन cos थीटा कितना है, cos थीटा कितना है 90 प्लस थीटा है, तो माइनस वैल्यू आएगा तो ये माइनस कर देगा, तो बस ये हमारा जब नेगेटिव करेंगे ना तो नेगेटिव टर्म में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और जब पॉजिटिव ये ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले थे, चलो ये ना समझ जाना, तुम क्या देखने वाले थे भाई, वेक्टर इन 3D, कमाल की चीज़ है ना, वेक्टर असल में 3D के ही फॉर्मेट में होता है, वेक्टर 2D के फॉर्मेट में नहीं होता है, ये बात समझो। तो मैं इसको फील कराने के लिए आपको थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा हाँ, ये मान लो एक वेक्टर ये है, मैं किसी बॉडी पे, चलो मैं दिखाऊंगा है ना बाद में, फिर दूसरा वेक्टर मेरा ये हो गया, और तीसरा वेक्टर मेरा ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये एक गोला है कोई, इस गोला को इधर भी कोई खींच रहा है, ऊपर भी कोई खींच रहा है, इधर भी है ना, हर डायरेक्शन में, इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है, और इधर भी। अब ये एक 3D फिगर है, देखो ये पहले तो एक बात समझना कि एक 3D फिगर है, 3D फिगर का मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूँ कि भाई ये 3D फिगर कैसे है। देखो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, और 3 डायमेंशनल फिगर है ना, ये जो है ये कुछ ऐसे हो गया, और अब आपको फील आ रहा होगा कि ये एक 3D फिगर है ना, ये एक बेटा 3D फिगर है, राइट। लेफ्ट देखो, इसको मैं बोलूँगा कि ये एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, तो ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, तो ये क्या है माइनस वाई एक्सिस,
ठीक है। और ये जो है ना जेड एक्सिस, ये जो है जेड एक्सिस है, तो ये प्लस अगर जेड एक्सिस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे अब खेलेंगे, है ना। 3D मतलब एक्स वाई जी एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स वाई जी एक्सिस है। तो अब देखो ये गोले को मैं लेफ्ट की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ऐसा समझो कि 3 लोग हैं और इस गेंद को कैसे खींच रहे मैं बताता हूँ। ये दीवार है, ये जो तुम्हारा स्क्रीन है ना, ये दीवार है। तो एक आदमी दीवार से राइट साइड खींच रहा है और एक ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक जो है दीवार के बाहर खींच रहा है। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये बॉल किधर जाएगा। इसको इमेजिन करना है ना, क्योंकि मैं इस पर तो दिखा नहीं सकता हूँ। ये जो स्क्रीन पे मैं 2D स्क्रीन पे 3D चीज़ बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं करा सकता हूँ। आप इमेजिन करो कि ये पूरा स्क्रीन ही आपका दीवार है, ये दीवार है। इस बॉल को एक आदमी इस तरफ खींच रहा है, मतलब आपका राइट हैंड साइड, एक आदमी ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक आदमी दीवार के बाहर खींच रहा है। तो ये बॉल कहाँ पे जाएगा? अगर देखो ये बाहर वाला नहीं खींचता तो ये बॉल समथिंग कुछ ऐसा चला जाता है, ये वाला, ये फिगर जो पढ़े हम लोग है ना, ये इधर चला जाता है। लेकिन अब एक आदमी बाहर भी खींच रहा है तो कहीं ना कहीं ये अब उधर तो नहीं जाएगा ना, चीज़ें अब वैसे तो नहीं रह जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं कि ये बॉल जो है ना यहाँ पे आएगा। देखो कुछ चूँकि इसको दिखाना इतना आसान नहीं है, 3D में इसको दिखाना इतना आसान नहीं। ये बॉल कुछ, रुको रुको रुको, हाँ, ये बॉल कुछ यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है ना। ना ये y की तरफ रहेगा, ना ये x की तरफ रहेगा, ना ये z की तरफ रहेगा, बल्कि तीनों के बीचों बीच आएगा। तो रुको मैं इसका फील कराता हूँ आपको, इसका मैं फील कराता हूँ आपको। हाँ, ये देखो ये चीज़ अब मैं दिखा देता हूँ कि इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z, ये जो है हमारा, या इधर ले लेते हैं, ठीक है। और रुक जाओ, ये इधर, और हाँ, ये देखो हरा वाला, नीला वाला और लाल वाला, ये 3 वेक्टर है। तो अगर मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना लूँ तो आपको समझ में, वैसे तो समझ में आ रहा है कि ये 3D फिगर है, वैसे तो समझ में आ रहा है कि ये 3D। तो अगर मैं डॉटेड लाइन बना लूँ, ये देखो ये इसके नीचे, और इधर हरा वाला का अगर मैं बना लेता हूँ हरे वाले के लिए, ठीक है, ये ऐसे। और लाल वाले का देखो पीछे साइड बना हुआ है, लाल वाले के लिए तो पीछे साइड ऐसा बना ही हुआ है। तो ये अगर x है आपका, दिस इज़ फॉर x, ये x, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस x। ये y, तो इधर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, माइनस y। और ये z है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस z। अब देखो यहाँ पे आपका जो बॉल है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। अब बताओ ये बॉल यहाँ पे है तो ये कहाँ पे जाने वाला है? मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है ना, मैंने थोड़ी सी गलती तो कर दी है। ये जो है ना, रुको रुको, रुक जाओ, ये यहाँ पे रहना चाहिए था तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हमको। और ये जो है हरा वाला, ये यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो लाल वाला है ये यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो क्लियरली हमें फील हो गया है ना। तो ये जो सब है इसको मिटा देता हूँ ज़रा, बाकी ठीक है। ये z, तो चलो इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये पीछे ऐसे कुछ चला जाएगा, ये माइनस x एक्सिस, और ये नीला वाला कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये लाल वाला कुछ पीछे की तरफ, ये माइनस जेड एक्सिस। फील आ रहा है? तो अब ये जो है ना, ये गोला जो है आपका, इसको 3 लोग खींच रहे हैं, इस गोले को 3 लोग खींच रहे हैं। हरा वाला भी खींच रहा है, नीला वाला भी खींच रहा है, और लाल वाला, और बराबर बराबर मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मान लो बराबर है तो ये कहाँ पे जाएगा? अब देखो ये एक क्यूब है ना, ये एक क्यूब है, ये क्यूब का एक डायगोनल समझ लो, क्यूब का डायगोनल क्या होता है ना। तो ये वही फीलिंग आने वाला है कि ये जो है ना, ये असल में यहाँ पे आएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये जो बॉल है ना बेटा आपका, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आएगा। देखो नीचे का जो सरफेस एरिया उसका उधर वाला कॉर्नर, और ऊपर का जो सरफेस एरिया उसका इधर वाला कॉर्नर, ये मैच करेगा, ठीक है ना। ये आप फील कर सकते हो, ये एकदम से आप फील कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से निकला और दीवार से बाहर की तरफ आएगा, दीवार से ये जो है बाहर की तरफ आने वाला है। तो फीलिंग आया कि भाई 3D वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर जो होता है वो 3 डायमेंशन में ही होता है।
जैसे हमने एक वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिजॉल्व किया था, हम किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब ये 3D वेक्टर हमें समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर होता है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी वेक्टर ले लो, ये देखो ये एक वेक्टर है, तो इससे ये एक एंगल बनाएगा बेटा, रुको, यहाँ से ये एक एंगल बनाया इस अपने वेक्टर से, और फिर इससे ये भी एक एंगल बनाएगा, और ये हरा वाला भी एंगल बना रहा है। अब इसका फ़र्क समझो, है ना, ये जो लाल वाला है ये दीवार से बाहर है, स्क्रीन से बाहर है, जैसे ये हरा वाला स्क्रीन से बाहर है वैसे ये भी बाहर है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बाहर है, ये दीवार की तरफ है थोड़ा सा, लेकिन दीवार पे नहीं, दीवार से बाहर है। तो मैं इसके लिए कभी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कुछ उस तरह से, तो 3 डायमेंशन का आपको फील आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। अगर कोई 3D वेक्टर है ना, तो पहले 2 डायमेंशन को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद 3 डायमेंशन को रिजॉल्व करते हैं, राइट। तो अगर मैं मान लो कि पहले ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का रिजल्टेंट निकालूंगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ देखो ऐसे बीचों बीच ही जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे बीचों बीच जाएगा, ठीक। अब इस ये हरा वाला और पीला वाला, मैं मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बट रुको, हाँ ये देखो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा चला जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये लाल वाला वेक्टर है एक, और ये वाला एक वेक्टर है, तो इनका इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट बेटा ये जो मजेंटा वाला है ये रिजल्टेंट होगा। मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूँ, मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूँ, मान लो बहुत अच्छा पैरेललोग्राम भले ना बने, ये एक ऐसे और ये ऐसे है ना, तो बहुत अच्छा सा पैरेललोग्राम तो नहीं बना, नॉट अ गुड पैरेललोग्राम। ये देखो ये पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम, तो पहले मैंने क्या किया भाई, पहले मैंने इन दोनों वेक्टर को रिजॉल्व किया और उसके रिजल्टेंट से जो तीसरा वाला वेक्टर बन गया उसको ऐड कर दिया, और फिर फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास आ गया। तो अगर कोई 3 वेक्टर है और 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो जैसे 2 डायमेंशनल वेक्टर का हम अलजेब्रिकली निकाल रहे थे ना, तो भाई अगर 90 90 90 डिग्री पे है, जैसे ये था हमारे पास, तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अगर तीनों 90, ये एक वेक्टर है मान लो, उसको एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर मान लो कि ऊपर की तरफ है, और एक वेक्टर तुम्हारा बाहर की तरफ है, कुछ ऐसे, ठीक है ना। और ये तीनों बराबर है, मान लो, रुको यहाँ से इसको बराबर बराबर कर लेते हैं, और इसको भी बराबर कर लेते हैं ना, तो हाँ ये ऐसे और ये ऐसे, ये तीनों वेक्टर बराबर है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके साथ, यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके साथ, और यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके साथ, तो ये 3D का फीलिंग आ रहा है। तो अब ये जस्ट बाहर की तरफ आएगा, है ना, बाहर की तरफ आएगा समथिंग कुछ ऐसे, ये जो है ना बाहर की तरफ जो आएगा कुछ ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ अलग होगा, कुछ तो अलग होगा, है ना। और फिर उसका और ये पीले वाले का रिजल्टेंट ये बनेगा, या पहले आप इस सफ़ेद वाले और पीले वाले का रिजल्टेंट निकालो, तो कुछ देखो सफ़ेद वाला और पीले वाले का रिजल्टेंट निकालोगे बेटा, तो ये कुछ रिजल्टेंट आ गया, देखो ये रिजल्टेंट आया। अब ये हरे वाले का और नीले वाले का रिजल्टेंट निकालोगे तो यही वाला आएगा। देखो पैरेललोग्राम बनाओ ऐसे, ठीक है। पैरेललोग्राम बहुत अच्छा नहीं बना, बट फीलिंग तो आना चाहिए, है ना। फीलिंग आ रहा है आपको कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बाहर की तरफ आता है। तो 3D वेक्टर क्या हुआ ये समझ में आया आपको, थोड़ा सा फीलिंग आया, इंट्यूशन आया। अब 3D वेक्टर में यूनिट वेक्टर, 3D वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हमारा अगला टॉपिक तो वही है। ये देखो 3D वेक्टर एडिशन, बाद में इसको देखेंगे, पहले 3D वेक्टर का यूनिट वेक्टर इन 3D, यूनिट वेक्टर इन 3D यहाँ पे देख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर इन 3D, जैसे 2D वेक्टर में यूनिट वेक्टर होता है ना, कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है, जैसे मैंने 2 वेक्टर लिया, देखो ऐसे मैंने एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर ये लिया, तो इनका रिजल्टेंट कुछ तो होगा। इनका रिजल्टेंट मान लो ये आया, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया बेटा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी,
तो ये वेक्टर आर, इन दोनों का रिजल्टेंट, ए और बी को जोड़ा हमने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट आया। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर, अब मान लो रिजल्टेंट आर जो है वो 5 मीटर के बराबर है, तो जो 1 मीटर होगा ना, मैं इसको 5 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, तो यही मेरा यूनिट वेक्टर होगा, यही मेरा यूनिट वेक्टर होगा। ये बात समझ में आई? तो ये चूँकि दो वेक्टर को हमने जोड़ा तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आया, तो ये उसका यूनिट वेक्टर हुआ। अब बेसिकली यूनिट वेक्टर को बनाने के लिए मैं इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर देता, दो पार्ट में मैंने दिखाया था ना, किसी भी वेक्टर को आप दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो। मान लो कि यही वाला वेक्टर है, यही वाला वेक्टर है, तो आप इसको दो पार्ट में कैसे रिजॉल्व करते? मान लो कि एक पार्ट ऐसे ले लेते आप, तो दूसरा पार्ट कैसे लेते? मान लो एक पार्ट आपने ऐसे नहीं लेके बल्कि ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है ना, ये ऐसे ले लिया, तो दूसरा पार्ट आपको कैसे लेना पड़ता? दूसरा पार्ट जो है आपको इसी पे 90 डिग्री लेना पड़ता है, ये 90 डिग्री बनाता, और क्या होता भाई, ये यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर गिरता और ये यहाँ से। तो देखो एक वेक्टर अगर मैं बोलूँ, सुनो, ये जो नीला वाला वेक्टर है ये वेक्टर x है, और ये जो हरा वाला है ये वेक्टर y है, ये वेक्टर y है, ठीक है ना। तो मैंने इस नीले वाले वेक्टर को दो एक्सीस पे रिजॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये नीला वाला वेक्टर मेरा ख़त्म हो सकता है, इसका जो भी फोर्स होगा ना, कुछ इस तरफ चला गया और कुछ, मतलब ये कुछ लाल वाले की तरफ चला गया और कुछ हरे वाले की तरफ चला गया। पहले बात समझो, पहले पीला वाला वेक्टर और सफ़ेद वाले वेक्टर को जोड़ा, मतलब पीला वाला फोर्स और सफ़ेद वाले फोर्स को जोड़ा, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा इस तरफ दिख रहा है, ये नीला वाला जो है, ये नीला वाला मुझे रिजल्टेंट फोर्स दिखाने लगे। भाई असल में फोर्स आपका इस तरफ होगा और इतना मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इन दोनों से बड़ा है। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका कुछ इफेक्ट इधर आएगा और कुछ इफेक्ट इधर आएगा, हालांकि आता नहीं है, लेकिन हम इसको अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ना, हमारा अपना मकसद का काम निकल जाता है। क्योंकि देखो, जब एक फोर्स आप यहाँ पे कोई चीज़ है, एक फोर्स आप इधर लगाओगे इस मैग्नीट्यूड से, एक फोर्स इधर लगाओगे इस मैग्नीट्यूड से, तो उसका असर क्या होगा? ये नीला वाला ही लाइन होगा। एक फोर्स पीला वाला ऐसे लगाओगे, एक फोर्स सफ़ेद वाला लगाओगे, तो असर ऐसा होगा, उसका रिजल्टेंट एडिशन उसका ये होगा, नेट फोर्स, ठीक है ना। तो ये हम तो रिजॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों वेक्टर को, ये हरा वाला वेक्टर को और ये लाल वाला वेक्टर को जोड़ूंगा तो भी रिजल्टेंट तो वही आने वाला है, तो भी मेरा रिजल्टेंट जो है, ये देखो इसको भी लाके जोड़ देता हूँ, देखो ये जुड़, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो भी देखो रिजल्टेंट तो यही आ रहा है ना। ये बात समझ में आई? तो भाई देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का पेयर है, जिनको जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आ सकता है, ये आ सकता है। तो उसी तरह से ये लाल वाला और हरा वाले को हमने जोड़ा, राइट, तो रिजल्टेंट क्या आया? नीला वाला आया। फिर हमने ये पीला वाला और सफ़ेद वाले को जोड़ा, तो रिजल्टेंट ये नीला वाला ही आया। उसी तरह से और दो पेयर को जोड़ूंगा मैं, तो उसका रिजल्टेंट ये भी आ सकता है। इस तरह से इनफाइनाइट पेयर बनने वाले हैं, ठीक है ना, जिनको मैं जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा? ये नीला वाला आएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो पेयर है मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया है दो एक्सीज में। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, ये मेरा प्लेन है, हरा वाला मेरा प्लेन है, या लाल वाला मेरा प्लेन है। दो प्लेन एक दूसरे का दो एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक दूसरे पे 90 डिग्री होता है ना। और मैंने यहाँ पे यही तो कंडीशन रखा था कि 90 डिग्री होना चाहिए ये आपस में, 90 डिग्री है। तो ये बात समझ में, तो ये तो हमारा 2 डायमेंशन में हो गया ना। 3D में यूनिट वेक्टर क्या होगा? चलो 3D में यूनिट वेक्टर देखते हैं, आगे ले लेते हैं हम लोग 3D में यूनिट वेक्टर। तो 3D में एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं पहले तो सबसे पहले मैं, रुको, 3D में एक यूनिट वेक्टर हम बनाते हैं। ओ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ये नहीं हो रहा है, तो फिर हम एक वेक्टर को ऐसे ले लेते हैं। रुको, बराबर बराबर होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो 3D में एक वेक्टर हमारा ये हो गया, और एक वेक्टर हमारा ये बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री पे है, बिल्कुल एकदम सही है। और तीसरा ये हो गया हमारा कुछ ऐसे। अब आपको ये फील आ रहा होगा कि भाई एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ये फिगर कोई आम फिगर नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो मैं इसको 3 डायमेंशनल फिगर फील करा देता हूँ आपको, ठीक।
ये कुछ इस तरफ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और हरे वाले के लिए मैं कुछ नीचे ऐसे ले लेता हूँ। तो अब ये आपको फील हो रहा होगा कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये जेड एक्सिस पॉजिटिव। तो इधर क्या है बेटा, इधर माइनस जेड है, इधर क्या है, इधर माइनस एक्स है, और इधर क्या है, इधर माइनस वाई है। ठीक है, 3 डायमेंशन हो गया। तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर, तो देखो एक्स की तरफ 1 यूनिट चलो, मान लो x की तरफ 1 यूनिट चले गए, ये x का 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लो मैं कलर भी ऐसा ले लेता हूँ कि भाई 3 डायमेंशनल में यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो x की तरफ 1 यूनिट चले, y की तरफ भी 1 यूनिट चल लो, y की तरफ भी 1 यूनिट चल लिया आप, है ना, और z की तरफ भी 1 यूनिट चलो, z की तरफ भी 1 यूनिट चल लो। ठीक है, तो ये आपने तीनों डायरेक्शन में 1 यूनिट चले। तो अब सिर्फ इतने का ही रिजल्टेंट क्या होगा, सिर्फ इतने का रिजल्टेंट, समझ में आया। तो इतने का रिजल्टेंट क्या होगा, जो होगा वही यूनिट वेक्टर होगा, और इतने का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो है ना कुछ बाहर की तरफ होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा बाहर की तरफ होगा। रुको, लाइन से ही दिखाना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, देखो ऐसे बाहर की तरफ, ये सफ़ेद वाला ये दिख रहा है। अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर में किस तरफ, x की तरफ, ये यूनिट वेक्टर z की तरफ, और ये यूनिट वेक्टर y की तरफ, और सबका एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो सफ़ेद वाला बन रहा है ना बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर 3D यूनिट वेक्टर होगा, ये एक 3D यूनिट वेक्टर होगा। और मान लो कि इस वेक्टर को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ y वेक्टर, नहीं y तो ऑलरेडी हो चुका है ना, a वेक्टर नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ए वेक्टर में क्या क्या होगा, है ना, देखो एक वेक्टर का क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखूंगा। और क्या देना पड़ेगा मुझे, इस वेक्टर का, ये जो सफ़ेद दिख रहा है ना, इन तीनों का, मतलब आप ऐसे सोचो, फिर से यहाँ एक बॉल है, एक आदमी यहाँ इतने फोर्स है, वन न्यूटन फोर्स से, एक आदमी इधर 90 डिग्री पे, और एक आदमी 90 डिग्री बाहर की तरफ 1 न्यूटन से फोर्स खींच रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये दीवार में बाहर की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका मैं वेक्टर लिख रहा हूँ। तो ये वेक्टर कैसे होगा भाई, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका ऐसे यूनिट, ये समझ में आया ये चीज़, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है ना, तो अब यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिख लूँगा कि भाई यूनिट वेक्टर ये जो है, देखो ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, ये हाँ, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। ये बात समझ में आई, ये यूनिट वेक्टर हमारा हो गया। तो ये हमने 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर भी हमने समझ लिया। अब देखो इसको और तुम बढ़ा दो, ये 1 यूनिट है ना, इसको 10 करोगे तो ये उसका, इसको भी 10 करोगे, इसको भी 10 करोगे, तो इसका भी तो रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, ये भी कुछ और आगे आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा घटा दोगे, इसको बढ़ा दोगे, तो उसी हिसाब से ये भी अपना पोजीशन चेंज करेगा, 3 डायमेंशन में अपना पोजीशन इधर उधर चेंज करने लगेगा। तो ये फीलिंग आया 3D वेक्टर का। अब देखो 3D वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। अब मान लो कि एक वेक्टर a है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर को अगर मैं लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर को अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा कि भाई ये होता है i डायरेक्शन, ठीक है, ये होता है j डायरेक्शन, और ये होता है बेटा k डायरेक्शन। तो उधर क्या होगा माइनस के, इधर क्या होगा माइनस आई, और नीचे क्या होगा माइनस जे होगा। देखो ये प्लस जे तो ये माइनस जे, इधर प्लस के तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के, और इधर आई है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस आई। यानी एक्स वाई जेड होता है ना, देखो सिमिट्री ऐसे एक्स वाई जेड, तो ये तो हमारा एक्सिस होता है। हम जब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो आई जे के की बात करेंगे, ठीक है ना, एक्स की जगह पे आई, वाई की जगह पे जे, और जेड की जगह पे के। तो मैं अभी इस सफ़ेद वाले यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये देखो किधर किधर है, ये कहाँ कहाँ है। अच्छा, इस पर ना ऐसा कैप लगा होता है, ऐसा कैप, ये मतलब डायरेक्शन बता रहा है। ये तो एक्सिस है, लेकिन जैसे ही कैप मैंने लगा दिया तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि भाई आई कैप, 1 आई कैप है ना, 1 आई कैप, क्योंकि 1 यूनिट, देखो ये वेक्टर जो सफ़ेद वाला है आई की तरफ कितना है 1, तो 1 आई कैप, प्लस प्लस जे की तरफ कितना है तो 1 जे कैप, तो ऐसे लगा दिया, प्लस के की तरफ कितना है 1 के कैप,
तो ये एक हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। ये बात समझ में आई? ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 ओहो ये डिस्टर्ब करता है 1 k कैप। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसी को बढ़ाओ, देखो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव सब में जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को हमने समझ लिया। फाइनली हमारा क्या बच गया भाई? फाइनली हमारा जो है 3D वेक्टर एडिशन। अब 3D वेक्टर एडिशन को हम कैसे करते हैं? देखो एक वेक्टर जो है अपने तीनों डायमेंशन में दिया हुआ हो, तो पहले इसका इंट्यूशन तो हम चलो बाद में समझेंगे, है ना, क्योंकि इस पे तो पॉसिबल मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने 2 वेक्टर दिया, देखो सुनो, ऐसा 2 वेक्टर दिया। एक वेक्टर मेरा ये है और दूसरा वेक्टर मेरा जो है वो कुछ ऐसे है, ये दूसरा वेक्टर। अब 2 डायमेंशन में अगर इस वेक्टर को जोड़ना होगा ना, तो मैं ऐसे जोड़ लूँगा। किधर गया भाई? देखो ये ऐसे मैं जोड़ लूँगा और मेरा रिजल्टेंट जो है आ जाएगा, यहाँ से यहाँ मेरा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, लेकिन असल में हर वेक्टर के ना 3 डायमेंशन में उसको डिज़ोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं इसको चलो 3 डायमेंशन में इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलो सिर्फ इससे, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। देखो ये सिर्फ एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा जो है वाई एक्सिस हो गया और ये जो है मेरा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब उस तरह से फिगर तो बन नहीं पा रहा है ना, उस तरह से फिगर बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये मान लो 3 डायमेंशन में, तो मैं ये देखूंगा कि भाई ये x की तरफ कितना है, y की तरफ कितना है और z की तरफ कितना है। तो मैं ऐसा समझ बोलता हूँ कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये x की तरफ, ये जो वेक्टर जो भी वेक्टर है, मैं मान लो वेक्टर a बोल देता हूँ, ये वेक्टर a है भी मान लो, और ये वेक्टर b है। तो वेक्टर b जो है x की तरफ कितना है, तो x की तरफ ये 2 यूनिट गया है, 2 i कैप में लिख लूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है ये y की तरफ कितना है, तो y की तरफ ये जो है 3 यूनिट है y की तरफ। हालांकि y की तरफ तो ये स्लोप है ही नहीं इसका, लेकिन चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मैं कुछ बना सकता था इसको y के डायरेक्शन में, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वेक्टर ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा है। तो ये x की तरफ भी है, y की तरफ भी है, z की तरफ भी, ऐसा मान लो। तो y की तरफ कितना है 3 यूनिट, तो मैं लिखूँगा 3 j कैप ये, प्लस z की तरफ कितना है, तो z की तरफ मान लो कि ये 5 यूनिट है ना, फिगर मैच नहीं कर रहा है बट मान लो 5 यूनिट है z की तरफ। तो मैं बोलूँगा कि 5 i j k कैप। तो हमारा एक यूनिट ये वेक्टर हमने लिख दिया। ये वेक्टर को सिर्फ मैं ऐसे बोलता कि भाई ये a है, मेरा a वेक्टर है, लेकिन a वेक्टर को जब मैंने तीनों दिशाओं में देखा, तीनों तरफ देखा, तो उसका रिजल्ट मुझे ये मिला मुझे उसका रिजल्ट कि भाई ये जो a वेक्टर है ये तीनों दिशाओं में इस तरह से फैला हुआ, उसका इफेक्ट इस तरह से है। यानी कोई पत्थर है जिसको आप i डायरेक्शन में यानी x डायरेक्शन में 2 यूनिट खींच रहे हो, y डायरेक्शन यानी z डायरेक्शन में 3 यूनिट खींच रहे हो 3 न्यूटन से, और z डायरेक्शन में आप उसको 5 न्यूटन से खींच रहे हो, तो वो किधर जाएगा, जिधर जाएगा उसी को हमने a मान लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होगा और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, तो वो ठीक है, वो जो भी होगा मैंने उसको a मान लिया। और उसी तरह से b के लिए भी होगा, तो b के लिए भी चलो मैं मान लो अगर थोड़ी देर के लिए बना लेता हूँ कुछ ऐसे ही, है ना, कुछ ऐसे ही मैं बना लेता हूँ। चलो ये मेरा मान लो थोड़ी देर के लिए ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा जो है x एक्सिस हो गया, और ये मेरा जो है दिस इज़ माई z एक्सिस। अब देखो ये x की तरफ भी है, y की तरफ भी है, z की तरफ भी है, ये x हो गया मान लो, इसको और आगे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये x की तरफ भी है, देखो x की तरफ, y की तरफ, ये मेरा x, ये मेरा y, और ये मेरा z, और z की तरफ भी है। z की तरफ ले जाओगे तो ऐसे है ना, मतलब ये देखो फील नहीं हो पाएगा 2D में, तो ये फील नहीं हो पाता है। यहाँ से ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री है, और समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री है। हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, सॉरी, ये कोई एंगल बना रहा होगा, फिर इसके साथ भी ये कोई एंगल बना रहा होगा, इसके साथ भी कोई एंगल बना रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा बी वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में कितना है भाई, एक्स डायरेक्शन में मान लो कि 3 है, तो मैं 3 i कैप लिख लेता हूँ, प्लस
वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में मान लो 2 है, तो मैं 2 जे कैप लिख लेता हूँ। कैप बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना, डायरेक्शन बताता है कि भाई जे की तरफ कितना है, मतलब है ना, जे तो जे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है। और ये जो है ना, ये जेड की तरफ कितना है, तो मान लो जेड की तरफ ये 4 है, तो मैं 4 के कैप लिख लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है ना ए और बी वेक्टर को जोड़ के दिखाओ। तो देखो एक तरीका तो हमने ऐसे ही सीख लिया था कि भाई ऐसे ही जोड़ लो ना, ये जो है, रुको रुको रुको, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक तरीका तो हमने कुछ ऐसे ही सीखा था कि भाई आप इसको ऐसे ही लाके जोड़ लो और ये रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, है ना, ये हमने सीखा था ना बेटा, ये तो हमने सीखा था। रुको मैं इसको इसी सेम वेक्टर को यहाँ पे बना देता हूँ। रुको, ये हो गया और इसी सेम वेक्टर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। चलो रिजल्टेंट वेक्टर भी बना लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये लाल वाला, ठीक है। अब ये लाल वाला रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, a प्लस बी है, वेक्टर a, ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। एक तो ये तरीके से हमने जोड़ा था। अब ये जो है ना, उसके तीनों डायमेंशंस को जोड़ेंगे, इसका x वाले को इसके x वाले से जोड़ेंगे। देखो इसका जो x में कितना है, इतना है, तो इसके x वाले से जोड़ देंगे, इसका y का इसके y से जोड़ेंगे, और इसका z का इसके z से जोड़ेंगे, और फिर जो एक हमें नया रिजल्टेंट मिलेगा, z को जोड़ेंगे, देखो z इतना, ये y इतना बड़ा हो जाएगा, फिर x को जोड़ेंगे तो x इतना बड़ा हो जाएगा, और z को जोड़ेंगे तो z कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये भी तो कहीं लंबा ऐसे निकलेगा, समझ में आ रहा है, ये x, ये y और ये z, तो इसका मैग्नीट्यूड ये भी तो कहीं दोनों तीनों तरफ होना चाहिए ना। तो देखो ऐसा ही कुछ निकल के आएगा ना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे, अलजेब्रिकली कैसे जोड़ेंगे भाई, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को ऐसे जिस तरह से हम जोड़ते हो ना बेटा, वैसे ही जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, आई कैप, आई की तरह, आई की डायरेक्शन में, आई मतलब x के डायरेक्शन में ये 5 गया होगा, जो रिजल्टेंट इसका आएगा, प्लस 3 और 2 5, जे की डायरेक्शन में भी कितना गया होगा, 5 ही गया होगा, और ये k और k जोड़ दोगे तो ये 9k, यानी ये क्या बना, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये हो गया हमारा, है ना। तो वेक्टर का 3D एडिशन हमने सीख लिया, बस इसमें कुछ नहीं करना होता है। सम टाइम आगे देख लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल, कि एक वेक्टर मेरे पास दो ना, मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है, फटाफट है ना, फटाफट एक वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, लो वेक्टर a इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -5 के कैप, और वेक्टर b भी दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे वेक्टर b दिया हुआ है, वेक्टर v दिया हुआ है 0 आई कैप, घबराना भी, 0 में कुछ भी नहीं है ना, 0 में कुछ भी नहीं है ये, फिर -2 जे कैप और प्लस, छोड़ो थोड़ा सा ना ज़्यादा कर दूंगा, तो +2 के कैप। तो भाई देखो ये एक वेक्टर है जिसका i की तरफ यानी x की तरफ -3 में वो गया हुआ है, y की तरफ +2 में गया हुआ है, मतलब ठीक है, वो मैं बाद में अगले वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल सिंपली अगर हम जोड़ के देखेंगे तो ये सिंपली हमने जोड़ लिया है ना, ये सिंपली हमने इसको ऐसा जोड़ लिया कि ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, और कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही सिंपल आ गया। देखो ये -3 और 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -3 आई कैप, ठीक। अब इसको भी जोड़ लो, ये देखो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 जे कैप, फिर ये देखो ये कितना हो जाएगा, -3 के कैप। फाइनली ये चीज़ क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा 0 की तरफ, मतलब जो हमारा x y की तरफ तो कुछ गया ही नहीं है, ये y की तरफ कुछ, इसका जो रिजल्ट निकला वो y की तरफ, क्योंकि देखो पहले वाले वेक्टर में उसका इफेक्ट जो है जे डायरेक्शन में यानी y डायरेक्शन में +2 है, तो दूसरे वाले में कितना है, -2 है, कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे के साथ बेटा, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए 0। तो फाइनली ये जो हमारे पास आया -3 जे कैप, सॉरी जे कैप नहीं है, -3 आई कैप है और -3 के कैप है, ऐसा, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो -3 आई कैप +3 के कैप, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक वेक्टर निकालो जो है ये एक 3D वेक्टर, हम 3D एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया।
अब एक वेक्टर जो है i की तरफ कितना गया है, यहाँ से देखो i मतलब x y और ये z, x ये 3 1 2 3 यहाँ इतना गया है इतना। उसके बाद k की तरफ कितना गया है, k की तरफ भी 3 गया है, यानी 1 2 3 इतना गया है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा बेटा, रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे निकलेगा। पैरेललोग्राम लॉ बनाओगे, देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो पैरेललोग्राम लॉ से ये, अब उसको मैं जोड़ूंगा भाई, z की तरफ कुछ है ही नहीं, z की तरफ कुछ है ही नहीं, तो ये एक प्लेन में होगा, 3 डायमेंशन है ही नहीं, क्योंकि तीनों डायमेंशन में एक डायमेंशन गायब है, तो ये एक प्लेन में होगा। और तीनों डायमेंशन में अगर 2 डायमेंशन गायब है तो एक लाइन पे होगा, सीधा लाइन माना जाएगा, है ना, उसका दूसरा कंपोनेंट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, देखो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, तो मैं इसी का जस्ट क्या करूँगा बेटा, इसी का जस्ट उल्टा बना लूँगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो इसको अगर मैं नीचे ऐसे खींचूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये जो है ना कुछ ऐसे चला जाता। लेकिन अब मैं इसी का जस्ट प्लेन में ही लूँगा, है ना, प्लेन में ही लूँगा, तो ये कुछ इस तरफ, ये जो हमारा असल में वेक्टर बनने वाला है वो कुछ इस तरफ बनने वाला है, क्योंकि नेगेटिव लेना है ना बेटा। देखो ये तो पॉजिटिव अगर हो तो ये वाला है, ये वाला, ये क्या है 3i कैप प्लस 3k कैप, और ये वाला क्या है, ये जो हमने बनाया है ये वाला क्या है, जस्ट उसी का अपोजिट है, देखो इसका अपोजिट है। तो ये क्या है, ये माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप, ये है। तो ठीक है, इस तरह से हमने वेक्टर का 3D वेक्टर का एडिशन भी देख लिया। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हमने, थोड़ा सा इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ से हमने देखो वेक्टर को एडिशन सीखा एल्जेब्रिकली ये हमने सीखा था, है ना। पहले तो सबसे पहले पता करना है कि इनके बीच का एंगल क्या है। एंगल क्या होता है ना, टेल से टेल मिले तो जो बीच में एंगल बनेगा वही एंगल है। और क्या है फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरा वेक्टर का स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है, फिर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका कॉस, है ना, उसका कॉस का वैल्यू। तो इस तरह से रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमने करके देखा था। 90 डिग्री के लिए क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 की जगह पे 0, तो ये पूरा टर्म गायब, इसलिए जब 90 डिग्री के होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, और हमको पता है ये 90 डिग्री पे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ से प्रूफ किया था, है ना, कि एक वेक्टर मेरा हरा वाला एक वेक्टर पीला वाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये लाल वाला आएगा, राइट। तो हमने क्या किया बेटा, इसको आगे बढ़ाया थोड़ा सा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मेरा ये एक पूरा ये पूरा एक क्या बन गया, ये पूरा एक क्या बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। तो अब ये अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ ये क्या बनेगा, ये जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ बी कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो देखो ये लेग्स बन गया a प्लस बी कॉस थीटा, एक लेग्स, और दूसरा लेग बी साइन थीटा। तो भाई ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों लेग्स का स्क्वायर करके जोड़ो, तो पहला लेग्स का स्क्वायर ये दूसरा, है ना। तो ये हमने किया a स्क्वायर प्लस 2ab पहला टर्म, 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, b ये दूसरा टर्म का होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका कर लो इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने कुछ कॉमन वॉमन निकाला, देखो बी को कॉमन निकाला बी स्क्वायर को, तो अंदर क्या बचा, ये बचा, ये क्या होता है 1 होता है, राइट। तो ये मतलब पूरा ये क्या बना, बी स्क्वायर बना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। अच्छा, उसके बाद क्या है ना, ये तो ठीक है, हमने थीटा को समझ, नेगेटिव है ना, अगर कॉस थीटा किस में चला जाए, 90 से ऊपर चला जाए तो वो किस में आ जाएगा बेटा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो जो प्लस 2ab टर्म है, ये जो प्लस 2ab टर्म है ये माइनस 2ab टर्म में आ जाएगा, और वो अगर मैं दोनों वेक्टर को घटाऊंगा तो ये माइनस 2ab के टर्म में आ जाएगा, है ना। अब हमने यहाँ पे 3D वेक्टर का एक इंट्यूशन ग्रो किया, फीलिंग लिया, है ना। 3D वेक्टर को फील करने के लिए आपको 3D दुनिया में ही आना पड़ेगा, स्क्रीन की दुनिया से निकल के समझना पड़ेगा, या फिर आप इमेजिनेशन करिए, ठीक है, XYZ एक्सिस में। ठीक, यहाँ से हमने 3D वेक्टर को समझने की कोशिश की थी। अच्छा, ये भी हमने सीखा था कि कोई एक वेक्टर है तो कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर है, दुनिया भर के दो वेक्टर का हमने पेयर बनाया 50, और मे बी ये पॉसिबल है कि उन दोनों 50 वेक्टर का समेशन जो होगा, जो दोनों पेयर बने हैं, उन पहला पेयर का समेशन ये नीला वाला वेक्टर, दूसरे पेयर का भी समेशन ये नीला वाला ही वेक्टर, चौथे पेयर का भी, है ना, 50वें पेयर का भी समेशन जो है रिजल्टेंट वेक्टर ये नीला वाला हो सकता है, मे भी पॉसिबल है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे देखो, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर एक ऐसे लिया
और फिर दूसरा वेक्टर मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से लिया और ऐसे जोड़ दिया, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का समेशन भी तो ये नीला वाला ही होगा। तो इस तरह से मैं कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना लॉजिक। लॉजिक बस पकड़ते जाओ। देखो एक वेक्टर मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ठीक, और एक वेक्टर को मैंने कुछ रुको, एक वेक्टर को मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ये तो भाई इसका और इसका समेशन भी तो यही वाला आने वाला है, इसका और इसका समेशन भी यही वाला आने वाला है, ये पीला वाला ये सफ़ेद वाले का रिजल्टेंट यही, और ये लाल वाला ये हरे वाले का भी रिजल्टेंट यही आने वाला है। तो इस तरह से इनफाइनाइट पेयर ऑफ वेक्टर्स को जब हम जोड़ेंगे तो एक सिंगल रिजल्ट हमें आ सकता है, राइट। ये हमने सीखा था इसमें। अब ये हमने 3D को लिया, तो एक्स एक्सिस में जो होता है उसको हम आई डायरेक्शन बोलते हैं, वाई वाले को जेड डायरेक्शन, है ना, वाई वाले को जे और इसको के। तो यूनिट वेक्टर हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सारा चीज़ है ना, ओके। और हमने एक वेक्टर को दो वेक्टर दिए हुए जिनको 3D वेक्टर के फॉर्म में दिया, तीनों उनके डायमेंशंस को दिया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस में कितना है। तो उसको कैसे जोड़ते हैं, उसको सिंपली ऐसे जोड़ लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते। के को के से, जे को जे से, आई को आई से, राइट है ना बेटा। तो यहाँ पे हमने जोड़ा और यहाँ पे भी हमने एक जोड़ा, है ना। कुछ अब इसमें थोड़ा सा अलग है, माइनस में है, कुछ प्लस में है, तो बस सिंपली इसको जोड़ लेना होता है। तो इतना कुछ हमने सीखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर का प्रोडक्ट है, और ये बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ होने वाला है ना, वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके बाद अब ये अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे, राइट, और उसके बाद हम ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतने पर हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।